यूक्रेन जंग ने हर किसी को आलमी उमूर का माहिर बना दिया। यासिर पीरज़ादा लिखते हैं कि हम लोग अक्सर अपनी बेनूरी पर रोते हैं कि यहाँ कोई दीदावर पैदा नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है। अपने यहाँ तो दीदावरों की ऐसी बहुतात है कि इन पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का लेबल लगाकर मुल्की बरामदात में खातिर खा इजाफा भी किया जा सकता है। आप कोई ईंट उखाड़ कर देख लें, नीचे से एक दीदावर निकलेगा, और अगर फिर भी यकीन ना आए तो पिछले एक हफ्ते के अखबारात का मुतालिया करें। कालम निगारों की शक्ल में आपका तारुफ ऐसी ऐसी नाबगा रोजगार शख्सियात से होगा कि आप बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि साहब परे परे। मसलन आज सुबह मैंने तकरीबन निस्फ दर्जन अखबारात में शाये होने वाले कालम देखे। यकीन माने पढ़कर मेरी रूह इस कदर खुश हुई कि कब से अंसरी से ही परवाज करने लगी थी। बदक तमाम उसे काबू किया। 90% कालम रूस यूक्रेन जंग के मौजू पर थे और लिखने वालों ने खुदा उन्हें सलामत रखे ऐसी कतियत से बात की थी कि लगता था आलमी अमूर पर इनसे बड़ा माहिर इस भरी दुनिया में कोई नहीं। मैं जब भी ऐसे कालम पढ़ता हूँ तो अपनी कम मायगी का शदीद एहसास होता है और मैं खुदा से शिकवा करता हूँ कि बारी ताला तूने ऐसे ऐसे लोगों को अरफन मौला बनाया है कि जिन्हें देख कर रश्क आता है। आखिर मुझे इस कदर नालायक क्यों पैदा किया? क्या तेरा बिगड़ता जो मैं होता कुछ काबिल? और सिकंजबीन बनाने की तरकीब से लेकर रूस की तारीख याद रखने तक सब कुछ इन बजर्ज जमहूरों की फिंगरप्रिंट्स पर है। मैं इन लोगों से दिल ही दिल में बहुत मुतासिर हूँ और सोचता हूँ काश मैं भी ऐसी जाबकदस्ती के साथ दुनिया के हर मौजू पर दो टोक अंदाज में लिख सकता। ये सब बातें अपनी जगह पर न जाने क्यों कुछ मुफस्सदाना ख्यालात भी मेरे दिल में पैदा होते रहे। मसलन रूस यूक्रेन जंग को ही ले लें। आज से 2 माह पहले किसी ने इशारतन भी ये नहीं लिखा था कि खित्ते में एक नई जंग छिड़ने वाली है जिसके खतरात आलमी सतह पर मुरतब होंगे, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से हर बंदा रूस और नेटो की बहमी चपकलिश के बारे में यूं तबसरा कर रहा है जैसे वो व्लादिमीर पुतिन का तालीक और अच्छी तरह जानता हो कि पुतिन क्या करेगा। इसी तरह मैं ये भी सोचता हूँ कि वो लोग जो सिर्फ मुल्क की सियासत पर लिखते हैं और जिन्होंने आज से पहले आलमी अमूर पर कोई तहरीर नहीं लिखी थे, वो यकायक पेचीदा आलमी मामलात पर इस कदर फसाहत व बलागत के साथ क्यों लिखने लगे। इस तरह के और भी बहुत से सवालात मेरे जहन में पैदा होते रहे, लेकिन फिर भी मैं इन बातों को ये कहकर अपने दिमाग से झटक देता हूँ कि बेटा मेहनत कर, हसद न कर। मैंने इसका लमाना एहसास कमतरी का जिक्र अपने मुरबी से किया तो उन्होंने मुझे कुछ टोटके बताए। जो लोग मेरे मुरबी के बारे में नहीं जानते उनके लिए अर्ज है कि मुरबी एक जमाने में मुरबे बनाने का काम करते थे। उन्होंने इत्मीनान से मेरी बात सुनी और फिर मुझे जो मशवरा दिया वो बिल्कुल सामने की बात थी जो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। मसलन मैंने मुरबी से पूछा कि मेरा भी दिल करता है कि रूस यूक्रेन की जंग पर कुछ लिखूं, पर मैंने इससे पहले कभी रूस की सियासत पर नजर ही नहीं रखी, तो अब अचानक कालम कैसे लिख मारूं। इस पर मुरबी ने ये लतीफ नुक्ता समझाया कि पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि किसी मौजू पर लिखने के लिए उस मौजू का माहिर होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट पर हर किस्म का मवाद आसानी से मिल जाता है, लिहाजा जो भी मौजू हो उसके मुतालिक हकायक इंटरनेट से जमा करो और आखिर में 2-4 सतरें अपनी तरफ से डाल दो कि जंग किसी के मफाद में नहीं, इलाकों अफराद को बेघर कर देगी। पाकिस्तान के लिए मौका है कि वो अपना किरदार अदा करे, बस बन गया कालम। मैंने कहा मुरब्बी वो तो ठीक है, मगर आजकल कारी बहुत सियाने हो गए, वो कहते हैं कि ये बातें तो इंटरनेट के जरिए हमें भी मालूम है, आपका तज्जिया क्या है। मुरब्बी ने इस मसले का हल भी बताया कि इंटरनेट अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना बल्कि निहायत चालाकी के साथ वो मवाद तलाश करना है जिसे आम कारी नहीं पड़ता। मसलन कल मुझे किसी ने अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की तकरीर का वो क्लिप भेजा जिसमें अमेरिका को लताड़ते हुए कह रहे थे कि रूसी सदर बेशक एक नंबर का झूठा है मगर हम अमेरिकी भी कम नहीं, हमने भी अपनी कौमी सलामती पॉलिसी की आड़ में कई मरतबा दुनिया को जंग में धकेला। जिस तरह 1962 में सोवियत यूनियन ने क्यूबा में एटमी मिसाइल तनसीब किया और उसे हमने अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा समझा और एटमी जंग होते होते रह गई, इसी तरह आज रूस ये समझता है कि यूक्रेन को नेटो कारकुन बनाने का मतलब उसके घर के पिछवाड़े में मिसाइल नस्ब करना है जो उसकी सलामती के लिए खतरा है। मरबी ने कहा कि मैं ये क्लिप तुम्हें भेज देता हूँ, तुम इसके गिर्द अपना कालम बुन लो। ये 2 दिन पहले की बात थी, मैंने वो क्लिप डाउनलोड करके देखा तो मुझे लगा कि ये बातें तो मैंने पहले भी कहीं पढ़ी हैं। फौरन उस दिन के अखबारात खंगाले आखिर एक कालम पर नजर पड़ गई। मनोन वही तज्जिया था जो बर्नी सैंडर ने अपनी तकरीर में किया था, लेकिन कालम निगार भी बेचारे क्या करें, हालात हाजिरा पर कालम बांधना उनकी मजबूरी है। अगर पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन की जंग से मुतासिर हो रही है तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे कालम निगार इस मौजू को नजरअंदाज करके अमेरिकन सूंडी की तबाहकारियों पर कालम लिखें। आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। मेरे हकीकी उस्ताद और मुर्शिद आरिफ वकार साहब एक वाकया सुनाते हैं कि जब वो एफए में पढ़ते थे
تھے تو پہلی جماعت کے بچے کو اردو کی ٹیوشن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا امریکہ نے ویتنام پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ عارف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو بتایا کہ کس طرح امریکہ ویتنام پر ظلم کر رہا اور نہتے شہریوں پر بم برسا رہا ہے۔ چند دن تک میں اس بچے کو یہ باتیں سمجھاتا رہا، پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ بھلا بتاؤ امریکہ اور ویتنام میں سے تم کس کو ظالم اور کس کو مظلوم سمجھتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، آپ نے تو یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ان میں سے مسلمان کون ہے۔ آج کل ہمارا حال بھی اس بچے جیسا ہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ روس، یوکرین، نیٹو اور امریکہ میں سے کس کی مخالفت کریں۔ ہمیں کسی نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ان میں سے مسلمان کون ہے۔ جس روز انٹرنیٹ پر اس سوال کا جواب مل جائے گا اس روز ہمارا تجزیہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔